समस्त सहकारियों को मेरा सादर जय हिंद। मैं प्रतिभा आनंद यहाँ मेरठ से उत्तर प्रदेश से अपनी बात रखना चाहूंगी। जैसा कि मुझे 10 मिनट का टाइम दिया गया, मैं कोशिश करूंगी कि अपनी बात सही तरीके से रख पाऊं। जैसा कि आज हम जानते हैं कि आज महान जो क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले जी का जयंती दिवस है, और महान अशोक का 23वां जन्म शताब्दी जो वर्ष है वो उसको हम सभी लोग मना रहे हैं। और आज 3 जनवरी क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले का जयंती दिवस के संदर्भ में कुछ कहने से पहले हमको यह जान लेना जरूरी है कि उस समय देश में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। इतिहास में पढ़ने को मिलता है कि समाज रचना के आधार पर जिस तरह से शिल्पकारों किसानों को निम्न स्थिति में लाकर बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया, ठीक वैसा ही व्यवहार महिलाओं के साथ भी किया गया। हम देखते हैं कि हर वर्ग और समाज की नारी का जो स्तर था उस समय, आज से 200 साल पहले की जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो वो समाज की नारी का ऐसा शूद्रों से ऊपर कभी भी नहीं था। या हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति की रचना होने के बाद इस देश में महिलाओं की सामाजिक स्थिति गुलाम और दास से अच्छी कभी नहीं रही, क्योंकि उनके ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध लादे गए और हमेशा उसके चरित्र को, महिला के चरित्र को कटघरे में खड़ा किया गया। हम देखते हैं कि महिलाओं की जो स्थिति थी वो मनुस्मृति आने के बाद में, क्योंकि उसमें वर्ण व्यवस्था लागू थी, 4 वर्णों में समाज को बांट दिया गया था, तो उसमें महिलाओं की स्थिति को सिर्फ पशुओं के समान ही रखा गया है। तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो मनुस्मृति को महिलाओं के लिए गुलामी का सबसे काला दस्तावेज माना गया है या बन गया है महिलाओं के लिए। तो आज जब हम क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले के सामाजिक व शैक्षणिक कार्यों की चर्चा करेंगे, तो पाएंगे कि जिस प्रकार महान अशोक ने अपने प्रजाजनों के लिए दया और करुणा के भाव के साथ कल्याणकारी नीतियों के अनुसार शासन कार्य किया, उसी तरह दुखी मानवता के लिए और विशेष तौर से महिला वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए अनेकों शैक्षणिक और सामाजिक कार्य किए। ये माता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के जो आपस में उनका जो सघन प्रयास था उसी के कारण संभव हुआ। क्योंकि अगर हम महान अशोक के शासन काल को देखते हैं तो उनके टाइम में जो समता मूलक समाज था, वैमनस्यता का बिल्कुल अभाव था। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और जो अपनी पराकाष्ठा की हद तक मतलब कार्य किए, और समाज को अपनी वो संतान ही मानते थे, जिसमें महिलाएं और पुरुष और सभी वर्ग समान था। वो ये नहीं कहते थे कि भाई महिलाओं का स्थान अलग है या पुरुषों का स्थान अलग है। उनके लिए महान अशोक के राज्य में जो है उनकी प्रजा जो है उनके संतान के समान थी। जैसे उन्होंने जैसे हम सभी जानते हैं कि कलिंग युद्ध में जब भयानक रक्तपात हुआ और उसके बाद उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ के अहिंसा का रास्ता अपनाया, तो उन्होंने कहा है अपने शिलालेखों में कि भाई जो मेरे से जो इतनी जनहानि हुई है, रक्त हानि हुई है, रक्तपात हुआ है, कि अब मुझे जो भी कार्य करना है अपने प्रजा के हितों के लिए ही करना है। और जितना भी मैं अब मेरा जो जीवन है, शेष जीवन है, उसके लिए मैं अपने पराकाष्ठा की हद तक जो है कार्य करूंगा। इसी चीजों से माता सावित्रीबाई फुले ने भी मतलब उन्होंने भी ये शिक्षा ली कि महान अशोक के कार्यकाल में जिस तरीके से सभी समता मूलक समाज था, और उन्होंने भी जो शिक्षा व्यवस्था, मुफ्त शिक्षा व्यवस्था की स्थापना करी और 18 स्कूल सभी वर्ग के समाज के लिए खोले, जिसमें क्योंकि महिलाओं की स्थिति जो है जो सर्व समाज की हो या बहुजन समाज की हो, सभी की स्थिति बद से बदतर थी। तो उन्होंने सभी के लिए स्कूल खोले। ऐसा नहीं था कि उसमें बहुजन समाज की स्त्रियां ही पढ़ेंगी या सिर्फ जो है जो हमारे जो तबके की वही पढ़ेंगी। उन्होंने सभी के लिए मतलब समान रूप से कार्य किया, जो जो महान अशोक के शासनकाल से प्रेरित था। महान अशोक के शासन काल में आनवीक्षिक की जो विद्या थी, थिंकिंग स्किल, जो सोच विचार करने वाली जो विद्या थी, वो उस समय पढ़ाई जाती थी। इसी तरीके से माता सावित्रीबाई फुले ने भी अपने समाज की स्त्रियों में, जो दबा कुचला समाज था, क्योंकि स्त्रियों को तो ना बाहर निकलने का अधिकार था, तमाम तरह के उन प्रतिबंध थे, हमेशा उनके चरित्र को भी कटघरे में खड़ा किया गया। तो उन्होंने महान अशोक के शासन काल से ये प्रेरणा लेके कि क्योंकि उस समय सबके लिए बिल्कुल स्वतंत्र समाज था, तो वही समाज वो वापस लाना चाहती थी, अपने समाज को पढ़ा लिखा बना करके उनको थिंकिंग स्किल वाला इंटेलेक्चुअल समाज बनाना चाहती थी, जिससे कि महिलाएं अपने अपने लिए मतलब निर्णय ले सकें और अपने समाज में भागीदारी दे सकें। तो इस तरीके से उनको 19वीं सदी की महान क्रांति ज्योति कही जाती है।
अशोक के शिलालेखों में पुरुषों के समान ही स्त्री महामंत्रों की नियुक्ति का वर्णन पढ़ने को मिलता है। उसी भांति माता सावित्रीबाई फुले द्वारा या फुले दंपति द्वारा कहें हम, क्योंकि जो भी माता सावित्रीबाई फुले ने कार्य किए उसमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का भी उतना ही योगदान है। उनके अगर हम कार्यों की समीक्षा करें या चर्चा करें तो दोनों के कार्यों को अलग-अलग नहीं किया जा सकता कि भाई माता सावित्रीबाई फुले ने कौन से कार्य किए या राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने कौन से कार्य किए। उनके अगर हम सभी कार्यों का एक समीक्षा करें तो पाते हैं कि वो समान कार्य थे उनके। तो शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वो कन्या विद्यालयों की स्थापना हो, दौर किया जाना हो, जब देश में शिक्षा के दरवाजे समस्त नारी समाज के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित थे, निश्चित ही एक महान क्रांति थी। क्योंकि अगर वो ये इस तरीके से ये समान प्रयास नहीं किया होता तो आप देखिए कि महिलाओं की स्थिति आज के टाइम में क्या रही होती। ये भी उनको जो है जो प्रेरणा मिलती है वो महान अशोक के शासनकाल से मिलती है, क्योंकि जो सोच विचार करने वाली थिंकिंग स्किल जो आन्वीक्षिक की विद्या थी, वो महान अशोक के समय में ही रही थी। तो ये जो फूले दंपत्ति थे वो भी इस चीज़ को समझ गए थे कि अगर जो समाज का उत्थान करना है तो वो इनको सोच विचार करने वाला ही बना के किया जा सकता है, और वो जब ही संभव है कि जब इनको शिक्षा दी जाए। कि ये हम भी जानते हैं कि भई अगर किसी भी समाज का उत्थान करना है तो वो बिना पढ़े लिखे या बिना सोच विचार करने वाला समाज जब तक हम नहीं तैयार करेंगे तो वो ये चीज़ जो है संभव नहीं है। जिस तरह से महान राजा अशोक प्रियदर्शी ने शिक्षा की नीति लागू की, स्वास्थ्य व्यवस्था एवं अनेक जन कल्याण के कार्य अपने प्रजाजनों की खुशहाली एवं समृद्धि के लिए किए। फूले दंपत्ति माता सावित्रीबाई एवं महात्मा ज्योति फूले द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एवं सामाजिक परिवर्तन के लिए गए, जैसे विधवा विवाह की व्यवस्था, विधवाओं महिलाओं के और मुंडन के विरोध में आंदोलन किए, उसे अमान घोषित कराना, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए संघर्ष करके उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाना, उनके बीच जागरण हेतु किसान का कोड़ा नामक महान ग्रंथ लिखा। तो ये सभी उनके जो महान ऐसे कार्य थे जो उस समय जो इतना लाचार जो समाज था, जो अंधविश्वासी और रूढ़ि व्यवस्था में चूँकि इन्होंने स्मृति के द्वारा जो है 4 वर्ण में समाज को बाँट दिया था, तो बहुत बद से बदतर स्थिति थी। तो इनके जो अथक जो प्रयासों से ये समाज में मतलब शिक्षा के सूत्र के द्वारा उन्होंने बहुत जागरूक वाला काम किया, जिससे कि वो अपनी समाज को कुछ प्रेरणा दे सकें, जो महान अशोक से उन्होंने ली और वही उन्होंने उस समय आज से 200 साल पहले जो है समाज में स्थापित करी। सत्य सूचक समाज की स्थापना करी और संघर्ष में अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले की मृत्यु के बाद सत्य शोधक समाज जैसी क्रांतिकारी संस्था का कुशल नेतृत्व किया। उनके द्वारा आयोजित किए गए जो अनेक सम्मेलनों की अध्यक्षता करी और एक से बढ़कर एक अतिशूद्रों और महिला वर्ग के उत्थान एवं मुक्ति के कार्य किए। तो ये जो कार्य उस समय में आसान नहीं थे, क्योंकि अगर हम उस टाइम के टाइम को देखते हैं तो इतनी बुरे सब अंधविश्वास और पाखंड लोगों पे लाद दिए गए थे, और चूंकि जबरदस्ती लादे गए थे, अगर वो नहीं मानते थे तो उन पे तमाम तरह के अत्याचार किए जाते थे। लेकिन उस समय भी उन्होंने मतलब उनको जगाने का कार्य किया, उनको शिक्षा के द्वारा जागृत करने का कार्य किया। क्योंकि महान अशोक के टाइम में जब इतना अच्छा समाज था तो वही उन्होंने महान अशोक का शासन वापस लाने के लिए उन्होंने उनको समाज को ये सोच के तैयार किया कि भाई इनको शिक्षा अगर हम सोच विचार करने वाले देंगे तो शायद ये जो है जो अंधकार में जो हमारा समाज जो जी रहा है वो वापस आके अपने उत्थान के बारे में सोच पाएगा, जो निश्चित ही मतलब सोच विचार करने वाला बन के ही कर पाएंगे। तो उनकी जयंती के अवसर पर मैं उन्हें सादर नमन करती हूँ और उनको सभी को उनके जन्म उत्सव की बधाई देती हूँ। जय सावित्रीबाई फुले, जय रमाबाई, जय झलकारी बाई, जय भीम। सभी साथियों को जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद जी, धन्यवाद।